नमस्कार, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 15 जून की बड़ी खबरें, कुछ ऐसी खबरें जो आपको खुश कर सकती है, कुछ ऐसी खबरें जो आपको दुखी कर सकती है। देश में कई प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। पूरा घटनाएं हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत अब नहीं रहे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक टैलेंटेड युवा कलाकार जो पूरे देश में छा गया था बहुत कम समय में, और यह खबरें सुनने के बाद बहुत दुख हुआ, तकलीफ हुई। तो हमारे बीच एक वरिष्ठ पत्रकार जिनको हम बचपन से देख रहे थे, एक परख प्रोग्राम को लेकर आते थे, विनोद दुआ जी, और उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया। वर्तमान में हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको प्रवासी श्रमिक, किसान, गांव की कहानी बताया जाए या शहर की कहानी बताया जाए। क्योंकि एस्कॉर्ट फैक्ट्री के सामने जब उनके मुलाजिम आए तो उनके मोबाइल पर एक SMS आता है कि आप लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। सोचिए उस परिवार का क्या होगा जो कल तक बड़ी खुशी खुशी अपने परिवार चला रहे थे, जिसकी 30,000 40,000 सैलरी होगी, जो सुपरवाइजर, स्टोर कीपर अथवा लेबर के रूप में काम कर रहे होंगे एस्कॉर्ट में। अब वो कहाँ जाएंगे? गांव का भी कुछ ऐसा ही हाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि फैक्ट्री पर जब मजदूर आते हैं तो फैक्ट्री ओनर अपने फैक्ट्री को ताला लगाकर फरार हो जाता है, भाग जाता है। ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई है? क्या हमारे देश में शासन तंत्र कमज़ोर है, अथवा जो हमारा शासन है वो नज़र नहीं रख रहा है कहाँ क्या घटनाएं हो रही है? यह प्रश्न उठता है। अगर आप प्रवासी श्रमिक हैं, अगर आप गांव के एक मजदूर हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हमारा 500 रुपये की मजदूरी है, हम किसी तरह से कमाते हैं और घर चलाते हैं, यह बात तर्कपूर्ण लगती है। परंतु सारे के सारे फैक्ट्री वाले मात्र 2 महीने 3 महीने के लॉकडाउन में ये कहने लग जाए कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो क्या लॉकडाउन से पहले पैसा था? क्या फैक्ट्री के मालिक रोज़ रोज़ फैक्ट्री चलती थी और उससे 100, 500, 200 रुपये कमाई होती थी जिससे उनका घर चलता था? कुछ बातें तर्कपूर्ण नहीं लग रही है। कोरोना संकट के नाम पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश में जो पैसे वाले लोग हैं बहुत बड़ा बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हों? कोरोना के नाम पे निकल लो, ये सवाल उठता है। अब जैसे कि दिल्ली के अंदर 20 रुपये किलो प्याज बिक रहा है और मध्य प्रदेश में 2 रुपये किलो प्याज किसान से लेने को तैयार नहीं है कोई। आम बगान के जो किसान हैं वो यह कहते हैं कि लॉकडाउन के समय जो है बाजार बंद था, कीटनाशक नहीं ला सके, जिससे हम आम के पेड़ पर छिड़काव नहीं कर पाए, और इस बार आम का उत्पादन ना के बराबर हुआ है। कुछ ऐसे ही मनरेगा कार्यक्रम टीवी की शोभा बढ़ा रही है। टीवी पर ऐसा लगता है कि मनरेगा एक ऐसा कार्यक्रम है जो पूरे देश की बेरोजगारी दूर कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गांव से रिपोर्ट आ रहे हैं, एक गांव और दूसरा गांव यानी 2 गांव के अलग अलग प्रधान इस बात के लिए मारपीट कर रहे हैं कि सीमांकन का झगड़ा है। कोई कहता है मेरे गांव का सड़क लंबा है क्योंकि हमारी सीमा काफ़ी दूर तक जाती है, दूसरा गांव का प्रधान उसे रोक देता है। किसी किसी गांव की आबादी ज़्यादा है और रकबा कम है, एक क्षेत्रफल कम है उसका, तो इसलिए उसको कम फंड मिलता है। किसी गांव में क्षेत्रफल बड़ा है और वहाँ का जो आबादी कम है, उसको बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से जो है रकम मिलता है प्रशासन से। क्या मनरेगा को BDO यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा DM के हाथ में ना दे दिया जाए? क्योंकि गांव के जो प्रधान हैं वो अपने हिसाब से चल रहे हैं और देश के प्रधान अपने हिसाब से चल रहे हैं। ये 2 प्रधानों के बीच में आम जनता पिस रही है। जरा सोचिए, कल तक जो हम बहुजन समाज का हमेशा शिकायत लेकर बैठते थे, आज तो देश का सर्व समाज भी फंस गया है। जो कोटेदार है, जो राशन डीलर है,
उसके यहाँ सुबह 7 बजे से लाइन लगनी शुरू होती है लोगों का कि राशन मिल जाएगा। और कोई व्यक्ति घर से निकलता है बगैर नाश्ता किए हुए, बगैर कुछ खाए पिए, और दिन भर लाइन में रहता है। 2 बजे के करीब उसकी नंबर आती है और फिर कहा जाता है कि आपका राशन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं है, आपका नाम नहीं है, आपने कई महीने से राशन उठाया नहीं क्योंकि आप प्रदेश में थे, इसलिए पहले इसको जुड़वाइए, इसको अपडेट कीजिए। गांव के नागरिक कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? क्या वो गांव का नागरिक नहीं है? क्या ज़मीनी स्तर पर अथवा गांव की जो है आवाज़ को सुनकर हमारे जिला पदाधिकारी काम नहीं कर रहे हैं? क्या वह अंग्रेजी में बोलते हैं और गांव के लोग हिंदी में बोलते हैं? क्या एक दूसरे की भाषा समझ नहीं आ रही है अथवा मांग समझ में नहीं आ रही है? यह घटना करीब करीब पूरे देश से सुनने को मिल रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि फिर हम आ जाते हैं प्याज के ऊपर, क्योंकि प्याज ने कई बार देश की सत्ता बदल दी। प्याज के ही कारण पिछले 20 सालों से 21 सालों से बीजेपी दिल्ली के शासन में नहीं आ पाई है। आपको याद होगा सबसे पहला शासन बीजेपी का था दिल्ली में, और उसके बाद प्याज ने ऐसा कमर तोड़ा कि 21 साल हो गए और बीजेपी की दिल्ली सरकार नहीं बना पा रही है। अब यह प्रश्न यह उठता है कि प्याज का उत्पादन कम हुआ या सरकार की बेरुखी? सरकार के पास प्याज रखने के साधन नहीं है, ना गोदाम है। कुछ कोल्ड स्टोरेज हैं तो वहाँ आलू भी रखी जाती है और प्याज भी रखी जाती है, लेकिन जिस हिसाब से उत्पादन होता है उस हिसाब से इनके पास संसाधन नहीं है, रखने की व्यवस्था नहीं है। अगर बारिश हो जाए तो सड़ने लगती है। 1 एकड़ ज़मीन का जो हिसाब बताया गया है, प्याज के ऊपर लागत मूल्य जो उसके उत्पादन में लागत लगता है करीब 50 से 51 हज़ार। और जब आप 2 रुपये या 3 रुपये किलो खरीदते हैं तो आपको मिलता है 45 हज़ार। यानी 1 एकड़ में 150 बोरी से ज़्यादा प्याज नहीं निकलता, जबकि दिल्ली के बाज़ार में 20 रुपये किलो है। अब यह प्रश्न है कि यह कैसे हो रहा है? अव्यवस्था के कारण। देश में जो टैलेंटेड युवा हैं वो घुटने टेक रहे हैं, काम नहीं मिल रहा है। आप देखेंगे गांव में जाकर बीटेक किया हुआ छात्र जो है मनरेगा में काम कर रहा है। हमें तो एक ऐसे टीचर मिल गए जो 30 साल से इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनको हमने आलू बेचते हुए देखा। और तो और मनरेगा में मिट्टी उठा रहे हैं साइंस के टीचर। क्या साइंस, इंग्लिश और जो भी ये एजुकेशन का जो आप देखते थे स्टैंडर्ड, सब के सब मनरेगा पर आकर ख़त्म हो रहा है। हमारा देश का प्रधान कर क्या रहे हैं? अब एक छोटा सा देश नेपाल भी जो है प्रस्ताव पास कर देता है कि इंडिया ने हमें कुछ जगह कब्जा कर रखा है। यानी हमारी विदेश नीति भी अब ठीक नहीं रही। चाइना से कई बार झगड़े हुए हैं, हर शासन में हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का हो अथवा बीजेपी का हो, लेकिन नेपाल तो कभी आपसे झगड़ा नहीं किया। पाकिस्तान से आपकी राइवलरी रही है, उससे प्रतियोगिता रहती है, झगड़े भी रहते हैं, परंतु नेपाल ने जो किया इससे प्रश्न उठता है अपने नेतृत्व के ऊपर। अब पतंजलि भी ये दावा कर रही है कि हम कोरोना को ठीक कर देंगे 5 से लेकर 14 दिन में। जो उनके बालकृष्ण हैं आचार्य, उन्होंने एक जो है दवाई लेकर प्रस्तुत हो गए। प्रश्न ये उठता है हमारा नॉर्मल सा जो हॉस्पिटल है वह भी 5 से लेकर 14 दिन में ठीक कर देता है। फिर दोनों में फ़र्क क्या रह गया? कोरोना का अभी तक कोई इलाज नहीं हुआ है, ना कोई इस प्रकार का टेस्टिंग किट लाया गया जिससे पता करके और इसको ठीक कर देना, कोई वैक्सीन इसकी लाई गई है। जब भी यह ठीक होता है आपके इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका इम्यून सिस्टम कितना अच्छा है, कितना मजबूत है। जैसा भी है, इन समस्याओं के बीच हमें और आपको मिलकर चलना है। हम आपके लिए बिल्कुल सटीक खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।